गुड मॉर्निंग, जय हिंद दोस्तों। A2 स्टडी जोन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अरविंद कौशिक आज आपके लिए लेके आया हूं बजट पार्ट 2। कल हमने सीखा था कि बजट क्या होता है, बजट पहला किसने पेश किया था, गणतंत्र भारत का बजट किसके द्वारा पेश किया गया था, स्वतंत्र भारत का बजट किसके द्वारा पेश किया गया, तमाम सारी बातें हमने कल वाली क्लास में डिस्कस की थी। तो आगे है पार्ट 2। बजट के अंदर हमने देखा था क्या क्या शामिल होते हैं। आपने बताया था जी आय, और क्या होते हैं खर्चे। आय और खर्चों को शामिल किया जाता है बजट के अंदर। फिर आगे चलकर हमने आय को भी दो भागों में बांट दिया था। कौन कौन सी थे वह दो भाग? पहला था राजस्व प्राप्तियां यानी कि राजस्व आय। दूसरा कौन सा था? पूंजीगत प्राप्तियां, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रेवेन्यू, और इसको बोला जाता है कैपिटल। उसके बाद हमने इस रेवेन्यू को भी दो भागों में बांटा था। कौन कौन सी थी? एक थी टैक्स और एक था नॉन टैक्स, यानी कि कर से प्राप्त आय और एक गैर कर वाली आय। इस प्रकार से हमने इसको दो भागों में बांटा था। और उसके बाद टैक्स को भी हमने दो भागों में बांटने का काम किया था। एक था डायरेक्ट टैक्स और एक था इनडायरेक्ट टैक्स। एक था डायरेक्ट टैक्स और एक था इनडायरेक्ट टैक्स। उसके बाद हमने खर्चे को भी दो भागों में बांटा था। कौन कौन से थे? एक था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और दूसरा कौन सा था? कैपिटल एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब इनमें फर्क क्या होता है? रेवेन्यू क्या होती है, कैपिटल क्या होती है? देखिए मैं आपको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझाता हूं। रेवेन्यू ऐसी इनकम जिससे न तो सरकार के कर्जे पर कोई असर पड़े, ध्यान से समझना, ऐसी इनकम जिससे न तो सरकार के कर्जे पर कोई असर पड़े और न ही सरकार की कोई परिसंपत्ति पर असर पड़े। परिसंपत्ति मतलब एसेट्स, जैसे सरकारी बिल्डिंग हो गई, सरकार के पास जितने भी परिसंपत्ति है, न तो उस इनकम से उस पर कोई असर पड़ रहा, न ही सरकार के कर्जे पर कोई असर पड़ रहा, और फिर भी सरकार की इनकम हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं कौन सी आय? राजस्व आय। उसके बाद था पूंजीगत आय। इसमें क्या होगा? पूंजीगत आय में क्या होगा? पूंजीगत आय में या तो सरकार का जो कर्ज है, कर्ज कम हो जाए, या फिर सरकार की क्या हो जाए? परिसंपत्ति बढ़ जाए। परिसंपत्ति क्या हो जाए? बढ़ जाए। सॉरी, उल्टा लिख दिया मैंने। या तो सरकार के ऊपर कर्जा है जो बढ़ जाएगा इनकम से, या फिर परिसंपत्ति जो है वो कम हो जाएगी सरकार की। तो इस प्रकार से, यानी कि सरकार के पास कोई बिल्डिंग थी, सरकार ने उसको बेच दिया, और बेचने के बाद जो इनकम हुई, सरकार की इनकम तो हुई, लेकिन सरकार की क्या कम हो गई? परिसंपत्ति कम हो गई। सरकार ने किसी दूसरे देश से, किसी भी संस्था से लोन ले लिया, कर्ज ले लिया, कर्ज तो ले लिया, इनकम तो हो गई, लेकिन सरकार के ऊपर क्या हो गया? कर्ज यहाँ पे बढ़ गया। तो क्लियर है दोनों, राजस्व और रेवेन्यू दोनों चीज क्लियर है। उसके बाद था टैक्स और नॉन टैक्स। टैक्स में हमने पढ़ा था, यानी कि जिस भी आय के ऊपर टैक्स लगेगा, यानी कि जो भी टैक्स से प्राप्त आय होगी उसको हम टैक्स में रखेंगे, और जिसके भी आय के ऊपर बिना टैक्स के प्राप्त की जाएगी, यानी कि टैक्स के अलावा फिर भी सरकार की इनकम हुई, तो वो गैर कर आय होगी। अब यहाँ पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स है। कौन सी आय जो है वो डायरेक्ट टैक्स में शामिल होगी, कौन सी आय जो है इनडायरेक्ट टैक्स में शामिल होगी? तो इसके लिए दो टर्म आपको याद रखनी है। कौन कौन सी है? एक होता है इंपैक्ट और एक होता है इंसिडेंस। एक होता है इंपैक्ट और एक होता है इंसिडेंस। इंपैक्ट क्या होता है? देखिए, सरकार जब भी जो टैक्स वाला सिस्टम होता है किस तरीके से होता है? सरकार ने किसी व्यक्ति की जिम्मेदारी लगा दी कि आप लोगों ने टैक्स जमा करवाना है। अगर वो जिम्मेदारी लगाई, जिस व्यक्ति की जिम्मेदारी लगाई, टैक्स उसी की जेब से गया, टैक्स उसी की जेब से गया। अब जिसकी जिम्मेदारी लगाई, इनमें से एक इंपैक्ट होता है, जिसकी जेब से गया इसमें वो होता है इंसिडेंस, यानी कि जिसकी जिम्मेदारी है, जिसकी टैक्स पे करने की जिम्मेदारी है, जिसकी टैक्स पे करने की जिम्मेदारी है, वो व्यक्ति कौन है? इंपैक्ट है। और जिसकी जेब से पैसा गया, जिसकी जेब से पैसा गया
वो व्यक्ति कौन है यहाँ पे, इंसिडेंस है। अगर ये इम्पैक्ट और इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर आए, यानी कि इम्पैक्ट प्लस इंसिडेंस एक ही व्यक्ति पर आए, सेम हो, यानी कि एक ही व्यक्ति पर इंपैक्ट आता है, एक ही व्यक्ति पर इंसिडेंस आता है, सरकार ने जिसकी जिम्मेदारी लगाई उसी की जेब से पैसा जा रहा है, तो वो टैक्स कैसा होगा आपका, वो टैक्स होगा डायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होगा, इसमें क्या होता है, इंपैक्ट व इंसिडेंस क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इंपैक्ट व इंसिडेंस अलग अलग होते हैं। चलो ये एक बार दोबारा से इसको भी दोबारा से पढ़ेंगे जब हम टैक्स के प्रकार पढ़ेंगे, टैक्स सिस्टम पढ़ेंगे। तो हाल फिलहाल के लिए जो हमें देखना है वो देखनी है इनकम के बारे में। राजस्व इनकम लिखा, पूंजीगत इनकम लिखा। राजस्व इनकम क्या था, जहां पे न तो कर्जा बढ़े न ही परिसंपत्ति पर कोई असर पड़े, तो कैसी इनकम है, राजस्व इनकम है। उसके बाद या तो कर्ज बढ़ जाए या परिसंपत्ति कम हो जाए और फिर भी सरकार की इनकम हो, तो वो कैसी इनकम है, पूंजीगत इनकम। आई होप इतना सा समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। चलो उसके बाद देखते हैं, उसके बाद हम देखेंगे कि जो इनकम है वो किस किस तरीके से है, और आप लोगों ने पहचान करनी है कि वो राजस्व इनकम होगी या फिर कैपिटल इनकम होगी, यानी कि रेवेन्यू होगी या फिर कैपिटल होगी। आप लोगों को पहचान करनी है, तो हेडिंग डालेंगे सार्वजनिक प्राप्तियां या कुल प्राप्तियां, सार्वजनिक या कुल प्राप्तियां, यानी कि सरकार की इनकम कितनी कितनी हुई है या किस तरीके से इनकम हुई है। देखिए पहला जो मैंने लिखा था, टैक्स से प्राप्त आय, टैक्स से प्राप्त आय, यानी कि जिस आय के ऊपर टैक्स लगा और वो टैक्स लगने के बाद टैक्स के रूप में जो पैसा सरकार के पास आया, वो सरकार की कैसी आय होगी, टैक्स आय होगी। दूसरा था आपका गैर टैक्स आय, दूसरा कौन सा है, गैर टैक्स आय है। गैर टैक्स आय का मतलब क्या है, गैर टैक्स आय में किस किस को शामिल करेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं, आप लोग सभी गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भरते हैं, जॉब का फॉर्म भरते हैं तो आप बदले में फीस वगैरह देते हो, पैसे कटवाते हो अपने अकाउंट से। तो वो जो अकाउंट से पैसे कटे या जो वो फीस की फॉर्म में सरकार के द्वारा पैसे लिए गए, क्या उसके ऊपर कोई टैक्स लगा, नहीं। तो क्या वो इनकम टैक्स से प्राप्त हुई सरकार को, आप बोलोगे नहीं। अगर नहीं हुई तो वो किस प्रकार की इनकम है, गैर टैक्स इनकम है। किस किस चीजों को इसमें शामिल किया जाता है, फीस इसमें लिखेंगे, जुर्माना इसमें है, सरकार ने आपके ऊपर जुर्माना लगा दिया, आपके जो चालान काटे जाते हैं, जुर्माना लगाया जाता है, तो वो भी इनकम किससे हुई है, गैर टैक्स इनकम है। उसके बाद लाभांश प्राप्ति लिखेंगे, लाभांश प्राप्ति, सरकारी कंपनियों की जो सरकारी कंपनियां हैं, इन सरकारी कंपनियों का जो प्रॉफिट होता है उसको बोलते हैं लाभांश प्राप्ति। जैसे एसबीआई बैंक की बात करें, 51% तक का शेयर सरकार का है उसमें, यानी कि 51% या इससे अधिक शेयर जिसके है वो सरकारी होती है संस्थाएं। अगर उससे प्राप्त जो इनकम हो रही है, उसका जो लाभ प्राप्त हो रहा है, वो भी तो सरकार की इनकम है, तो इसको बोलते हैं लाभांश प्राप्ति। उसके बाद क्या होता है, ब्याज की प्राप्ति, ब्याज प्राप्ति भी इसी के अंदर लिखा जाएगा। और क्या होगा, अगर देखिए, और सरकार देखते आप देखते हो कि सरकार जो है शराब के ठेके जो खोलते हैं उनके लिए सबसे पहले लाइसेंस लेना पड़ता है, या फिर कोई केमिकल फैक्ट्री खोल रहा है तो उसके लिए भी लाइसेंस लेना पड़ता है। तो जो लाइसेंस जारी करने के बदले में सरकार को पैसे मिलते हैं वो भी गैर टैक्स आय है। तो इसमें लिखेंगे लाइसेंस जारी करना। तो इन सब से जो प्राप्त आय होगी वो कैसी होगी, गैर टैक्स आय होगी। उसके बाद नंबर 3 पे किसको शामिल किया जाएगा, नंबर 3 में इसमें शामिल किया जाता है डिसइन्वेस्टमेंट, विनिवेश। डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं जिसे, विनिवेश। विनिवेश का मतलब क्या होता है, सरकार की कोई भी बिल्डिंग थी, सरकार के कोई भी शेयर थे, सरकार ने उन शेयरों को बेच दिया, सरकार ने उन शेयरों को बेच दिया। जैसे अभी हम बोलते हैं ना प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, जैसे प्राइवेट संस्थाएं आ रही है। अब गवर्नमेंट जो थी, गवर्नमेंट जो बिल्डिंग थी, गवर्नमेंट जो संस्थाएं थी, उनको प्राइवेट कर देना क्या कहलाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। सरकार द्वारा अपनी हिस्सेदारी बेचना या फिर कम करना, किसके
अंदर शामिल किया जाएगा, डिसइन्वेस्टमेंट के अंदर शामिल किया जाएगा। उसके बाद नंबर 4 पे क्या है, नंबर 4 पे है आपका सार्वजनिक ऋण। नंबर 4 पे क्या लिखेंगे, सार्वजनिक ऋण। अब सार्वजनिक ऋण का मतलब क्या होता है, सरकार ने उधार ले लिया किसी भी दूसरे देश से पैसा, तो उसको हम सार्वजनिक ऋण के रूप में काउंट करेंगे। अब आपको इनमें से पहचानना है कि कौन सी तो आपकी रेवेन्यू है, कौन सी आपकी कैपिटल है। अब यहाँ पे देखो, क्या टैक्स से जो इनकम हुई सरकार की, टैक्स कर्ज पर या फिर सरकार की परिसंपत्ति पर कोई असर पड़ा? आप बोलोगे नहीं पड़ा। नहीं पड़ा तो ये कैसी है, रेवेन्यू है। उसके बाद गैर टैक्स आय। गैर टैक्स आय की बात करेंगे। गैर टैक्स फीस, जुर्माना, लाभांश प्राप्ति, ब्याज प्राप्ति, क्या इससे सरकार के किसी भी प्रकार के कर्जे या परिसंपत्ति पर असर पड़ा? आप बोलोगे नहीं पड़ा, तो ये भी कैसी है, रेवेन्यू है। उसके बाद लाइसेंस जारी करना। लाइसेंस जारी करना भी इसी में शामिल किया जाएगा रेवेन्यू के अंदर। विनिवेश, डिसइन्वेस्टमेंट, सरकार ने अपने शेयरों को बेच दिया या फिर कम कर दिया, क्या सरकार के कर्जे और परिसंपत्ति पर असर पड़ा? आप बोलोगे जी बिल्कुल पड़ा, क्योंकि सरकार की क्या हो गई, परिसंपत्ति कम हो गई, और परिसंपत्ति कम जहां पे होती है उसको बोलते हैं हम कैपिटल इनकम। सार्वजनिक ऋण, सरकार ने किसी दूसरे देश से ऋण ले लिया। अब ऋण ले लिया तो ऋण लेने से क्या हो गया, सरकार के ऊपर कर्ज बढ़ गया, तो ये इनकम भी आपकी कैसी हुई, कैपिटल इनकम। क्लियर है, समझ में आई बात। ये होता है इनकम। बजट के अंदर जो इनकम शामिल की जाती है उसको इस तरीके से रेवेन्यू और कैपिटल के अंदर डिवाइड किया जाता है। आपसे पूछेगा किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे यहाँ से, सरकार ने अपने शेयर को कम कर दिया, तो बताइए सरकार की किस प्रकार की इनकम होगी, रेवेन्यू होगी, कैपिटल होगी? तो आपका आंसर क्या होगा, शेयरों को कम कर दिया, यानी कि शेयर कम करने का मतलब क्या है, परिसंपत्ति को कम करना, और परिसंपत्ति कम करना तो किस प्रकार की इनकम होगी, कैपिटल इनकम कहलाएगी। क्लियर है, समझ में आई बात। उसके बाद देखते हैं सार्वजनिक व्यय, यानी कि सार्वजनिक खर्चे कौन कौन से होते हैं। सार्वजनिक खर्चों को भी दो भागों में बांट रखा है। ऐसे खर्चे जिससे कर्जा कम हो या परिसंपत्ति बढ़े। ऐसे कर्जे जिससे खर्चा कम हो या परिसंपत्ति बढ़े, तो वो कैसे खर्चे कहलाएंगे, कैसा व्यय होगा, वो व्यय होगा कैपिटल यानी कि पूंजीगत। और ऐसे खर्चे जिससे न तो कोई कर्जा कम हो न ही परिसंपत्ति बढ़े, वो कैसा होगा, राजस्व। तो यहाँ पे लिखेंगे सार्वजनिक व्यय। सार्वजनिक व्यय के अंदर किस किस को शामिल किया जाएगा, तो देखिए सार्वजनिक व्यय। अब मैंने बोला कि सरकार आप लोगों को छात्रवृत्ति देती है, यानी कि आपको स्कॉलरशिप देती है। सरकार ने आपको स्कॉलरशिप प्रदान की। स्कॉलरशिप, इसमें लिखेंगे स्कॉलरशिप। सरकार ने आपको क्या प्रदान की, स्कॉलरशिप प्रदान की। तो स्कॉलरशिप को किसके अंदर काउंट किया जाएगा, स्कॉलरशिप को किस में काउंट किया जाएगा? क्या सरकार के कर्जे कम हुए? नहीं हुए। क्या सरकार की परिसंपत्ति बढ़ी? नहीं बढ़ी। उसके बाद सरकार क्या करती है, वेतन देती है, सैलरी जो देती है। उसके बाद पेंशन प्रदान करती है। उसके बाद सब्सिडी प्रदान करती है। और क्या है, उसके बाद मान लो सरकार ने अपने ब्याज भुगतान कर दिया। और क्या खर्चा किया सरकार, और क्या खर्चे कर सकती है, निवेश कर दिया, इन्वेस्टमेंट कर दी सरकार ने, निवेश कर दिया या इन्वेस्टमेंट कर दी। और क्या हो सकता है, सार्वजनिक ऋण की वापसी कर दी सरकार ने। क्या कर दिया, सार्वजनिक ऋण की वापसी सरकार के द्वारा की गई। मेरा कहने का मतलब क्या है, ऐसे खर्चे जिससे न तो कर्जे पर असर पड़ा न ही परिसंपत्ति पर असर पड़ा, तो वो कर्जे कैसे होंगे, ये वो खर्चे कैसे होंगे, वो व्यय कैसा होगा, रेवेन्यू होगा। और ऐसे खर्चे जिससे सरकार की परिसंपत्ति बढ़ गई, परिसंपत्ति क्या हो गई, सरकार की एसेट्स जिसे आप बोलते हो, एसेट्स बढ़ जाए और सरकार का जो कर्ज कम हो जाए, तो इसको बोलते हैं कौन सा खर्चा, पूंजीगत व्यय।
इसको क्या बोलेंगे, पूंजीगत व्यय बोलेंगे। अब यहाँ पे देखो, सरकार वेतन देती है, सैलरी देती है, सब्सिडी देती है, क्या इससे सरकार के कर्जे और परिसंपत्ति पर असर पड़ता है? नहीं पड़ता। नहीं पड़ता तो ये कैसा होगा, ये रेवेन्यू होगा। ब्याज भुगतान, सरकार ने पैसे उधार ले रखे थे, उसका सिर्फ ब्याज भुगतान कर दिया, क्या सरकार का ब्याज भुगतान करने से कर्जे पर कोई असर पड़ा? आप बोलोगे जी नहीं पड़ा, क्योंकि कर्जा मान लो 1 लाख रुपए का लिया था, सरकार ने सिर्फ उसका ब्याज का भुगतान किया, लेकिन कर्जा तो अभी भी 1 लाख का है, तो ये भी कैसा होगा, आपका रेवेन्यू खर्चा होगा। निवेश, निवेश क्या होता है, सरकार ने शेयर खरीद लिए, इन्वेस्टमेंट कर दी किसी भी जगह पर, इन्वेस्टमेंट करेगी तो सरकार की क्या बढ़ जाएगी, परिसंपत्ति बढ़ जाएगी, और परिसंपत्ति जहां पे बढ़ती है वो क्या कहलाता है, कैपिटल, कैपिटल व्यय कहलाता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाता है। सार्वजनिक ऋण की वापसी, सरकार ने 1 लाख रुपए का ब्याज ले रखा था, पैसे ले रखे थे, वो पैसे वापस कर दिए और पैसों की वापसी कर दी, तो सरकार के सर से कर्जा क्या हो गया, कम हो गया, और कर्जा कम हो गया तो ये किस प्रकार का होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। किस प्रकार का एक्सपेंडिचर होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। क्लियर है, समझ में आई बात? तो इस तरीके से आप खर्चे निकालोगे। कर दो इनको भी नोट जल्दी से, इनको भी नोट करेंगे एक बार। हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं बजट के। बजट के अंदर हमने देखा कि किन किन चीजों को शामिल किया गया था। बजट के अंदर आय और व्यय को शामिल किया गया था, यानी कि इनकम और एक्सपेंडिचर को शामिल किया गया था। उसके बाद हमने देखा कि इनकम को कितने भागों में बांटा गया है, आपने लिखा 2 भागों में बांटा गया है। एक्सपेंडिचर को भी कितने भागों में बांटा गया, एक्सपेंडिचर को भी 2 भागों में बांटा गया। क्लियर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या क्या है वो चीजें अभी हमने देखनी है। आपसे पूछे सरकार की कमाई का अहम जरिया क्या होता है, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा सरकार की कमाई का अहम जरिया क्या होता है। सरकार की कमाई का अहम जरिया क्या होता है, तो सरकार की कमाई का अहम जरिया क्या होता है, आप बोलोगे जी टैक्स होता है। टैक्स से जो सरकार को इनकम होती है वो सरकार की कमाई का अहम जरिया है। आपसे पूछे सरकारी शेयर का प्रॉफिट किस में शामिल किया जाता है, सरकारी शेयर से जो प्रॉफिट प्राप्त हुआ उसको किस में शामिल किया जाएगा। प्रॉफिट हुआ है, सरकार की इनकम हुई है, तो वो कैसी इनकम होगी, रेवेन्यू इनकम होगी। कैसी इनकम होगी, वो रेवेन्यू इनकम होगी। सरकार ने लोन ले लिया, मैंने क्वेश्चन दिया आपको, सरकार ने लोन लिया, लोन लेने से इनकम हुई सरकार की, तो ये कैसी इनकम हो गई, आप बोलोगे जी ये कैसी इनकम होगी, कैपिटल इनकम होगी। कैसी इनकम होगी, कैपिटल इनकम। मैंने आपको बोला कि बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कौन कौन देगा। बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, बताएंगे शाबाश, बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है। तो आपका आंसर आएगा बजट जो है भारत सरकार के, कौन सी सरकार के, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, राजस्व विभाग के, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के आर्थिक मामले, कौन से मामले, आर्थिक मामले के विभाग द्वारा तैयार किया जाता है। तैयार किया जाता है। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है। आपको अगर ऑप्शन में दे रखा बजट किसके द्वारा तैयार किया जाता है, ऑप्शन में भारत सरकार, तो ये भी ठीक है। मंत्रालय दे रखा हो तो कौन सा मंत्रालय है, वित्त मंत्रालय, ये भी आपका बिल्कुल ठीक है। वित्त मंत्रालय के अंदर कौन सा विभाग है, राजस्व विभाग के अंदर ये एक विभाग काम करता है, आर्थिक मामलों के विभाग, इसके द्वारा आपका क्या किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है। क्या तैयार किया जाता है, बजट तैयार किया जाता है।
एक चीज और ध्यान रखनी है कि बजट तैयार कर दिया, किसके द्वारा तैयार कर दिया? वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के आर्थिक मामलों के विभाग के द्वारा तैयार कर दिया। तो आपको हमेशा ध्यान रखनी है, बजट ये तैयार करने के बाद कहां पे पेश किया जाता है? इसको पेश किया जाता है संसद में। संसद में पेश किया जाता है। तो संसद में कौन कौन होते हैं? लोकसभा होती है, राज्यसभा होती है, और आपके कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, जो इसके अंग होते हैं। कौन होता है? राष्ट्रपति। संसद में कितने सदन होते हैं? 2 सदन होते हैं। संसद में कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। तो राष्ट्रपति को इसमें शामिल किया जाता है। क्लियर है? बजट लागू कब से कब तक के लिए होता है? लागू कब होता है? तो आपको हमेशा ध्यान रखना है, बजट 1 अप्रैल से लागू किया जाता है। बजट को लागू कब किया जाता है? आंसर आएगा 1 अप्रैल से। क्लियर है? उसके बाद और क्या है? बजट तैयार कर दिया, लागू कर दिया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपको बताता हूं कि बजट पेश करने से, बजट पेश से कितने दिन पहले? 1 दिन पहले आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। क्या पेश की जाती है? आर्थिक समीक्षा पेश की जाती है। और ये जो आर्थिक समीक्षा है, ये आर्थिक समीक्षा जो है, ये एक बजट पेश करने से 1 दिन पहले इस आर्थिक समीक्षा को पेश किया जाता है। और ये किसके द्वारा पेश की जाती है? तो आंसर आएगा वित्त मंत्री के द्वारा। किसके द्वारा पेश की जाती है? ये वित्त मंत्री के द्वारा। और ये जो आर्थिक समीक्षा है, इसको तैयार किसके द्वारा किया जाता है? तो अंडर गाइडेंस होती है ये, यानी कि किसकी अध्यक्षता में या किसके गाइडेंस में इसको तैयार किया जाता है? तो हमारे जो भारत के चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर होते हैं, मुख्य आर्थिक सलाहकार, कौन होते हैं? मुख्य आर्थिक सलाहकार। मुख्य आर्थिक सलाहकार की अध्यक्षता में या उसकी गाइडेंस में इसको तैयार किया जाता है। जो वर्तमान में कौन है पता है आप सभी को? इसका आंसर आप सभी कमेंट बॉक्स में करेंगे। इसके वर्तमान में हमारे मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है? क्लियर है? उसके बाद बजट को तैयार करने के लिए जो खर्चा आएगा, बजट को तैयार करने के लिए जो खर्चा आएगा, वो खर्चा कहां से दिया जाता है? बजट का व्यय कहां से दिया जाता है? तो इसका आंसर आएगा संचित निधि से। बजट का जो व्यय दिया जाता है, बजट तैयार करने में जो खर्च आया है, इस खर्चे को पूरा कहां से किया जाएगा? तो संचित निधि से पे किया जाता है। संचित निधि का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 267 में है। अनुच्छेद 267 में क्या है? संचित निधि का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? एक इसी की बहन होती है आकस्मिक निधि। आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि आपसे पूछ ले कहां पे है? तो आकस्मिक निधि जो है 266 में है। अनुच्छेद 266 में किसका उल्लेख किया गया है? आकस्मिक निधि का उल्लेख किया गया है। क्लियर है? आकस्मिक निधि का। अब संचित निधि और आकस्मिक निधि में क्या फर्क है? आकस्मिक निधि का मतलब है आपातकाल की स्थिति में, इमरजेंसी में इसका प्रयोग किया जाता है। और वैसे संचित निधि जितने भी खर्चे करने होते हैं सरकार के द्वारा, मोस्टली संचित निधि से किए जाते हैं। लेकिन जब संसद के अंदर कोई भी आपका सदन नहीं चल रहा होगा या संसद के सत्र नहीं चल रहे होंगे और उस समय हमें इमरजेंसी पड़ गई, पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उसके लिए जो खर्चा किया जाएगा वो आकस्मिक निधि से किया जाएगा। क्लियर है दोनों बातें? तो आपसे पूछेगा बजट तैयार करने में जो खर्चा है वो कहां से किया जाता है? तो आपका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा संचित निधि। क्लियर? ये था आपका बजट। आज के लिए इतना ही करते हैं। कल से हम टैक्स सिस्टम पढ़ना शुरू करेंगे। टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, कौन सा टैक्स किस प्रकार का होता है, जैसे मैंने बताया था डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के बारे में, टोल टैक्स कौन सा होता है, इनकम टैक्स कौन सा होता है, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें सीखने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ अगर आपको किसी भी प्रकार की चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन करें। A2R स्टडी जोन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।